गांधी परिवार को एक बार फिर से बड़ा झटका लग गया है। इस बार उनके झटके का कारण बने हैं गुलाम नबी आजाद, जो कांग्रेस के पिंजरे को अलविदा कहकर हमेशा के लिए आजाद हो गए। जिसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आजाद के इस कदम के पीछे वजह क्या है। क्या उन्होंने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया या उनको मजबूर कर दिया गया? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। ये बात तो अब सभी को पता चल चुकी है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के साथ साथ उन्होंने एक पत्र भी गांधी परिवार को लिखा है और वो पत्र गांधी परिवार के आवास पर एटम बॉम्ब की तरह बरसा। अब उस पत्र में ऐसा क्या था जिसने गांधी परिवार की नींदें उड़ा दी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद की गिनती कांग्रेस के उन कद्दावर नेताओं में की जाती थी जिन्होंने इंदिरा से लेकर राहुल गांधी के समय तक काम किया। जम्मू कश्मीर, जहां कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, गुलाम नबी आजाद ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को वहां पहचान दिलाई। आपको ग्राफिक्स के जरिए हर उस पहलू के बारे में बताते हैं जो गुलाम नबी आजाद ने उस पत्र में जिक्र किया है, जिसने इस्तीफा देने पर गुलाम नबी आजाद को मजबूर कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने उस पत्र में क्या कुछ लिखा, आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने पार्टी में सलाहकार तंत्र को नष्ट कर दिया। वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं ने दरकिनार किया। अनुभवहीन चापलूसों की नई मंडली को जिम्मेदारी दे दी गई। अध्यादेश का फाड़ना राहुल गांधी की अपरिपक्वता का उदाहरण था। राहुल गांधी ने पीएम के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। 2014 में कांग्रेस की हार के लिए यही एक कार्रवाई जिम्मेदार है। 2013 में की गई प्रस्तावित कार्य योजना को ठीक से लागू नहीं किया गया। 2014 से 2022 के बीच हुए 49 विधानसभा चुनावों में से पार्टी को 39 में हार का सामना करना पड़ा। रिमोट कंट्रोल मोड ने यूपीए सरकार और अब पार्टी की संस्थागत अखंडता को ध्वस्त कर दिया। सोनिया गांधी तो नाम मात्र के लीडर है। राहुल गांधी के पीएम सिक्योरिटी गार्ड अहम फैसले ले रहे हैं। अगस्त 2020 में G23 के पत्र के बाद मंडली ने अपने चाटुकारों को खुली छूट दे दी। सीनियर नेताओं को अपमानित किया। CWC की बैठक में हमें अपमानित किया गया। अगर कोई और पार्टी का नेतृत्व करता है तो चुनी हुई कठपुतली जैसा होगा। नेतृत्व ने एक गैर गंभीर व्यक्ति को पार्टी के शीर्ष पर थोपने की कोशिश की है। पूरी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया एक दिखावा है। चुनाव प्रक्रिया एक बहुत बड़ा धोखा है। भारत जोड़ो की जगह पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान करना चाहिए। तो ये सब वो शिकायतें हैं जो गुलाम नबी आजाद ने उस पत्र में की जो गांधी परिवार को सौंपा गया। आपको बता दें, कुछ समय पहले की ही बात है जब G23 पर भी गुलाम नबी आजाद की ओर से नाराजगी जाहिर की गई थी। फिर वो भी एक समय था जब राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया। तो मोदी जी, ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मीटिंग को किया भी। वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
सुना अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये उनका उस समय का भाषण है जब राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आजाद की खूब तारीफ की और ये भी कहा कि अब जो भी गुलाम नबी की जगह पर आएंगे वो शायद ही उनकी तरह कसौटी पर खरे उतरे। इतना ही नहीं, अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी नजर आए। इसी के जवाब में गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब ने और मेरे जितने भी यहाँ साथी हैं, उस तरफ के या इस तरफ के, सत्ताधारी पार्टी के या विपक्ष, और विशेष रूप से आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव कैरियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र से जीत के आके मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा। ये तब के भाषण है जब गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में फेयरवेल था। गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल का लोहा विपक्ष ने भी माना, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे अछूती रह गई। गौर करने वाली बात यह है कि गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा तब आया जब हाल ही में कांग्रेस की ओर से पहली बार गैर पारिवारिक अध्यक्ष अशोक गहलोत को बनाया गया। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत की कोई बराबरी नहीं है। हमारे इस बयान के पीछे एक तर्क छुपा है और जो तर्क हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उससे यकीनन कोई भी नहीं नकार सकता। राजस्थान की राजनीति में जुलाई 2020 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहते हुए सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी और अपने सहयोगी 19 मंत्री विधायकों के साथ मानेसर चले गए। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते सरकार गंवा ही चुकी थी। राजस्थान में भी अपने ही नेताओं के विरोध के चलते सरकार पर संकट मंडराने लगा था। तमाम आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक उठापटक के बाद जब दिल्ली में प्रियंका गांधी ने बीच बचाव कर सचिन पायलट की वापस पार्टी में एंट्री करवाई, तब जाकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बची। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि अशोक गहलोत अपने मंत्रियों को तो संभाल नहीं पाए, तो इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का फैसला भी आजाद के इस्तीफे के पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस को अलविदा बोलकर गए गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस को कैसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल देश में पार्टी में भीतर कलह होता नहीं है कि विपक्ष सतर्क हो जाता है। आग में घी डालने के लिए गुलाम नबी आजाद की ओर से लगाई गई इसी आग में विपक्ष घी का काम कर सकता है। वो ऐसे कि अपनी पार्टी में गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज नेता को शामिल कर बड़ी बड़ी पार्टियां अपने अस्तित्व को मजबूत कर सकती हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। जिन्होंने इस्तीफा दिया तो पत्ता तक नहीं हिला। यकीनन गुलाम नबी के इस्तीफे ने कांग्रेस की बुनियाद हिला कर रख दी, जिसका फायदा उठाने में विपक्ष कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। और तो और हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी, तो ऐसे में इन सवालों को और तूल मिलता है। गुलाम नबी आजाद के फैसले से क्या आने वाले समय में विपक्ष को कांग्रेस को साधने का सुनहरा मौका दे दिया? आपको क्या लगता है? हमें अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।